चलें जी, एक और सवाल है। ये सवाल मैं समझता हूँ करवाना लाजमी है आपको। इसको करती हैं। बोरिंग कॉस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बोरिंग कॉस्ट हमारी खत्म हो जाएगी। डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा है क्योंकि ये FTR2 का क्वेश्चन है और इसके जो मार्क्स थे वो 20 मार्क्स, अराउंड 36 मिनट में ये हमने सवाल करना था और वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है हमारी आज तक की हिस्ट्री में। ये वो क्वेश्चन है जिसमें जब मैं FTR2 पढ़ा था आज से चंद माह पहले, नहीं चंद माह पहले नहीं, साल पहले, इसमें मैंने पंगा ले लिया था। मैंने इसकी मैंने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी और मैं इतना बुरा फंस गया था कि फिर मैं टीचर से बिस्तू हुआ था अपने। तो ये इतना मजे का सवाल है कि ये वाकई दिमाग के तबक रोशन करेगा हमारा। अच्छा जी, हम इसको देखते हैं। वो कहता है रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द ईयर एंडेड 30 जून 10 एंड 11 इन अकॉर्डेंस विद द IFRS। हमने 30 जून 2010 और 2011 की क्या करनी है, हमने बोरिंग कॉस्ट निकालनी है जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक कैपिटलाइज करेंगे। 2 साल का डाटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मजे का सवाल है जो वाकई हमारा पैसा वसूल करवाएगा। इसको पढ़ते हैं। वो कहता है जी ऑन 1 मार्च 2010, ईयर एंड हमारा एक बार देख लें क्या है। ईयर एंड है हमारा 30 जून, ठीक है। कहता है जी ऑन 1 मार्च 2010 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। जो ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन है उसने कोई अपना नया प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की है अपने प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। द न्यू प्लांट वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 मिलियन ऑन 31 मई 2011। वो कंप्लीट कब हुआ है, 100 मिलियन की कॉस्ट उस पर लगी है और वो कंप्लीट हुआ है 31 मई 2011 को। वो कहता है जी GC फाइनेंस द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। उसने इन सोर्सेज से इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की है। कैसे, उसने 1 मार्च 2010 को, मतलब जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है उस दिन उसने क्या किया, 7 ईयर लोन, 7 साल का उसने लोन लिया है 70 मिलियन का, was obtained specifically for the construction of the plant, जो मखसूसी तौर पर इसके कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है। The loan earned markup at 13% per annum payable semi-annually। ये लाइन जो है थी ना, ये मुझे मरवा गई थी जब मैंने इसकी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी थी। खुद प्रैक्टिस करा था, पंगे लेने की शौक है मुझे बचपन से, और ये मैं मर गया था इस लाइन से आके कि इसका जो मार्कअप है ना वो हम 13% पर एनम पे करेंगे, बट जो पेमेंट है मोड वो सेमी एनुअली है। एग्रीमेंट फी जो है वो 1% ऑफ द लोन वाज पेड टू बैंक है कि जब हमें लोन मिलेगा तो हम 1% फी पे करेंगे बैंक को। बैंक इससे कमाते हैं। कभी भी अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो ना जाने का बैंक में, या कभी भी आपने लोन लिया हो, तो वो लोन जब भी देते हैं तो वो आपसे फीस आपसे बिला वजह के लिए देते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मेरे फादर ने 2010 में लोन लिया था, तो उन्होंने 22,500 रुपये अपने सर्विस फीस काट ली थी लोन की अमाउंट में से, तो हमें नेट लोन दिया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने। उस वक्त मुझे याद कोई अकल नहीं थी, तब मैं क्लास 7 में था, तो बाद में मुझे लगा पता भाई ये लोन काटते क्यों। अच्छा, 2 इंस्टॉलमेंट ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ₹5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त एंड 28 फरवरी 2011। ये 2 इंस्टॉलमेंट हमने पे की है अभी तक, जिसमें हमने 5 मिलियन का प्रिंसिपल पे किया है और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे किया है। पहली इंस्टॉलमेंट हमने इस तारीख को पे की है और दूसरी इंस्टॉलमेंट हमने इस तारीख को पे की है। तो ये बड़ा मजे का पॉइंट है। अब एग्जामिनर जो है वो मे भी आपको इतना बड़ा सवाल गिवन ना करे, बट वो इस तरह की एडजस्टमेंट आपको गिवन कर दे, या अगर लेट्स सपोज आपका मॉक होता है, हम मॉक में आपको इस तरह का एक छोटा सवाल दे दें जिसके मार्क्स कितने हो, 8 हो, तो इस तरह की अब आपको एडजस्टमेंट वगैरह के लिए दिमाग खोल के बैठना चाहिए। उसने पॉइंट नंबर 2 पे कहा है GC ऑल्सो हैज अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹100 मिलियन। उसके पास रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो कितने की है, 100 मिलियन की मौजूद है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैरी हो रहा है वो कितना है, 14% पर एनम के ऊपर इंटरेस्ट है। एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड थ्रू दिस फैसिलिटी। कोई भी एडिशनल अमाउंट जो लगेगी ना वो इसके ऊपर इस फैसिलिटी के तहत ही लगेगी। अब देखिए ये कौन सी बोरिंग है हमारी, जनरल बोरिंग है। अब जनरल बोरिंग में हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए होता है। इस हवाले से चीज आसान है बिकॉज इसके अलावा कोई दूसरा लोन नहीं है, तो जो इसका लोन रेट है वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा कैपिटलाइजेशन रेट बन जाएगा। तो इस हवाले से ये सवाल आसान था।
अच्छा, उसने कहा है सरप्लस फंड जो हैं वो सेविंग अकाउंट में हम इन्वेस्ट कर देंगे 8% पर एनएम के ऊपर। हमने कहा ठीक है। उसने कहा जो कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने पेमेंट की है वो उसकी डिटेल ये है। पहली पेमेंट 25 मिलियन, फिर 65 मिलियन, फिर 10 मिलियन की हमने पे की है। फिर उसने कहा है द कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी टू 28 फरवरी, एक महीने की सस्पेंशन रही है। दिस सस्पेंशन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिले इन शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। और ये सस्पेंशन क्यों आई है? क्योंकि जो हमारे एसेंशियल प्लांट्स पार्ट से वो हमें टाइमली शिप नहीं हो सके। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सस्पेंशन पीरियड है। तो देखा जाए तो ये दिखने में सवाल बड़ा ज्यादा आसान है। अब इसको जरा करते हैं। चलो जी, इसको हम करते हैं। ये होमवर्क दे दें, इसको मैं करवाता हूँ क्योंकि ये आप लोगों से नहीं हो पाएगा, इतने आप लोग रह गए अरस्तु। चलिए जी, हम करते हैं ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं। ग्रेनाइट, इस सवाल के बाद आप FAR2 के भी अगर कोई सवाल प्रैक्टिस करना चाहेंगे ना, तो इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप कर पाएंगे, सिवाय एक क्वेश्चन को। उसमें रिटेंशन मनी का कंसेप्ट है, वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, बट उसको आप ना भी करें तो आपके रेलेवेंट नहीं, क्योंकि उसका लेवल ज्यादा है। अच्छा, हम ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन करते हैं। पहले हमने क्या करना है, 30 जून 2010 के लिए चीजों को फाइंड आउट करना है। पहले हम करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010। इसके लिए हमने क्या करना है, अब अपनी बोरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हमने करना क्या है, हमने इस तरीके से निकालना है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कितनी हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। और कैपिटलाइज के मैं डैम श्योर हूँ कि स्पेलिंग मेरे गलत है। कैपिटलाइज्ड, यस, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, सवाल मैंने पढ़ा था 1 मार्च 2010 को हमने चीज ली है, और ठीक है हमने कहा, पर पेमेंट हमने 25 मिलियन की उस दिन को ही कर दी है। लेकिन हमने 1 मिलियन कमिटमेंट फीस भी तो पे की है, तो जो अरे लोन एग्रीमेंट फी है, कमिटमेंट फी है, वो हमारी क्या बनती है, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हम जो हमारी कमिटमेंट फी है, हम वो लिख लेंगे। कमिटमेंट फी, हमने लोन कितने का लिया है, लोन हमने लिया 70 मिलियन का। कमिटमेंट फी कितनी है, 1% है। तो ले लो 70 मिलियन का 1% लो, कितना बनता है। डाटा को हम रुपीज इन मिलियन में लिख देंगे। 70 मिलियन का 1% 0.7 मिलियन जो है वो हमारी क्या आ गई, कमिटमेंट फीस आ गई है। अब बताएं ये स्पेसिफिक बोरिंग है कि जनरल बोरिंग है। ये बोरिंग तो स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक बोरिंग का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकर्ड और स्पेसिफिक बोरिंग फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसमें से जो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न हुई है वो हमें लेस करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग, ये हमने फाइंड आउट करना है, और इसमें से हमने लेस करनी है इन्वेस्टमेंट इनकम। इसकी हम वर्किंग मान लेंगे, वर्किंग 1, और ये हम कर लेंगे वर्किंग नंबर 2। चलो जी, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे करते हैं वर्किंग नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। हमने कितने का लोन लिया है, 70 मिलियन का लोन लिया। कितना हमारा इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर, 13% इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट है। अब देखें ये हमने मार्च के महीने में लिया है, ये रेट है हमारा 30 जून। कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, और जून का पूरा महीना। 4 महीनों का हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना बनता है, 70 इंटू 13% इंटू 4/12, 3.33, 3.33 मिलियन आ जाएगा इंटरेस्ट। तो इस अरसे का जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, 3.33।
इसमें से हमने अब इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है। इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है। आपको याद हो कि इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए ये था कि जितना हमारे पास सरप्लस फंड मौजूद होता है हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे पास क्या आती है, इन्वेस्टमेंट इनकम आती है। तो इस फंड को निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा। हम चाहें तो हम एक एडिशनल टेबल भी बना सकते हैं। टेबल इस पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारी डेट है, डिस्क्रिप्शन, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग और बैलेंस, ये आप बना सकते हैं। अब आप देखें आपने लोन लिया था 1 मार्च 10 को, लोन ऑब्टेन्ड, लोन लिया आपने, स्पेसिफिक लोन था 70 मिलियन का। इसी दिन क्या हुई, आपने कमिटमेंट फी पे कर दी थी। कमिटमेंट फी वो कितनी गई हमारी, 0.7 मिलियन। इसके बाद हमने सेम डेट पे क्या की है, हमने सेम डेट पे 25 मिलियन की कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी तो की है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आप यहाँ पे लेस कर दो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 25 मिलियन की, तो ये लेस कर दो। बताओ कितना बैलेंस बचता है, 70 में से 25 और 0.7, 44.3। अब ये 44.3 इस दिन मेरे पास बैलेंस मौजूद था जिसे मैंने क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा फर्दर, ऐसे ही है। तो अब हम देखेंगे कि मेरे पास जो अमाउंट इन्वेस्टेड थी वो कितनी थी, 44.3 मिलियन। अब इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे किस परसेंटेज पे अर्न हो रही है, 8% पर एनम के ऊपर अर्न हो रही है। तो 8% पर एनम। अब कितने महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न हुई है, देखो भाई मार्च की मैंने लोन लिया, 1 तारीख मार्च को ही मैंने सारी पेमेंट कर दी। अब उस दिन से मेरे पास 44.3 मिलियन का बैलेंस मौजूद था। तो मार्च के पूरे महीने में इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न हुई होगी, अप्रैल में, मई में, जून में, तो 4 महीने की मैंने क्या की होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न की होगी। तो कितनी बनती है 4 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम, 1.18। अब ये हमारे पास दोनों आ गई, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट इनकम, इसमें से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे 1.18। इसको हम सम कर लो, आपके पास आ जाएगी पहले साल की हमने बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है, 2.553। ये वाली जो अमाउंट है ये हमने क्या की होगी, 2010 में कैपिटलाइज की होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम चलते हैं जी ईयर 2 के ऊपर। ये सब तो क्लियर हो गया। 2010 में क्या करना था हमने, अब हम निकालते हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने अब सारा कुछ फाइंड आउट करना है। चलो जी, इसमें भी देखेंगे हमारे पास आ जाएगा वही चीजें, इंटरेस्ट इन ऑन स्पेसिफिक बोरिंग आ जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी हमने वो फाइंड आउट करना है, और अगर कोई जनरल बोरिंग वगैरह हमारी लगी तो हम वो भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कहानी है जो मुश्किल है, अब इसको हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है। देखें ये पिछले साल का टेबल हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हमारे पास देखिए 1 जुलाई 2010 को जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 44.3 आ रहा है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे उसने कहा था कि हमने 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, एक हमने करनी है इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन की पे 31 अगस्त को, और दूसरी हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है किस दिन, हमने फरवरी को पे करनी है
5 मिलियन की। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हम पे करेंगे वो 5-5 मिलियन पे करेंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता होगा हमने वो भी साथ पे करना है। अब आप मुझे खुद बताएं 31 अगस्त 2010 को मेरी क्या हो रही है, लोन की रीपेमेंट हो रही है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने जो प्रिंसिपल है उसकी रीपेमेंट की। कितने का मैंने रीपे किया, 5 मिलियन का रीपे किया। अब इसका मैंने साथ इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा। अब आप खुद देखें इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट करना है। हमने लोन लिया था 70 मिलियन का, 13% इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चल रहा है और इंटरेस्ट जो है वो हम हर 6 माह बाद पे करते हैं। हमने 1 मार्च को लोन लिया था, तो 1 मार्च से 31 अगस्त तक हमारे 6 महीने ही बनते हैं। तो इस पूरे लोन के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है बताइएगा। 4.55 इसका क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये वाली दो जो हैं ये हमने पेमेंट कर दी 31 अगस्त को। 31 अगस्त को ये वाली दो पेमेंट्स करने के बाद मेरा जो बैलेंस होगा कितना बच रहा होगा, 34.75 जो होगा वो मेरा 1 सितंबर को बैलेंस होगा। 34.75 मेरा 1 सितंबर को बैलेंस होगा। अब हम इसका इंटरेस्ट भी निकालना चाहते हैं। यहाँ तक की डेट हमें लग गया पता कि मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज हो गया। पहले मेरा लोन आउटस्टैंडिंग था 70 मिलियन का, मैंने 5 मिलियन का प्रिंसिपल वापस कर दिया। अब मेरा लोन कितना बच गया है, 65 मिलियन का बच गया होगा। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। देखें जी 1 जुलाई 10 को मेरे पास लोन जो है था उसका बैलेंस कितना था, 70 मिलियन था, 13% इंटरेस्ट रेट था। जुलाई का पूरा महीना 70 मिलियन का मेरे पास बैलेंस रहा। अगस्त का पूरा महीना मेरे पास बैलेंस 70 मिलियन का। तो इसका मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट तो मेरा आएगा इसी अमाउंट के ऊपर, 70 के ऊपर। कितना बनता है ये, 70 मल्टीप्लाई 0.13 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो 1.517 जो बनेगा इसका इंटरेस्ट बनेगा। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दी है। अब मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना मौजूद है, 65 है। 65 तो मुझे क्या करना, 3% ही है। अब अगली रीपेमेंट कब है मुझे वो देखना पड़ेगा। लोन की जो मेरा प्रिंसिपल चेंज कर रही है वो 28 फरवरी की है। तो 28 फरवरी तक मुझे डेज, तो देखें सितंबर से शुरू करें ना आप। सितंबर का पूरा महीना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने मेरे पास क्या रहा, ये वाली लोन की अमाउंट क्या रहेगी, आउटस्टैंडिंग रहेगी। क्योंकि 28 फरवरी को बिल्कुल मंथ के एंड पे जाके मैं रीपेमेंट कर रहा हूँ। तो अरे क्या सुबह का मसला, 6 12, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये था कि फरवरी के महीने में मेरा काम सस्पेंड रहा। जिस महीने काम सस्पेंड रहता है उस महीने का इंटरेस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता, ये आपको मैंने 12 बताया हुआ है। तो इसमें से हम 6 - 1 करेंगे, मतलब 5 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। कितना बनता है बताइएगा, 65 मल्टीप्लाई बाय 13% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 3.52 बनेगा इसका इंटरेस्ट। तो 3.52 आ गया इस पीरियड का इंटरेस्ट। अब चूंकि हमने अपना प्रिंसिपल रीपे कर दिया, 1 मार्च 11 को प्रिंसिपल रीपे करने के बाद मेरा कितना रह जाएगा प्रिंसिपल, 60। 5 की रीपेमेंट मैंने यहाँ पे की है, 5 की रीपेमेंट मैंने यहाँ पे की। अब रह गया मेरे पास कितना, 60 का। अब देखना है कि हम
इसको कितना आगे लेके जाएंगे। ईयर एंड है हमारा 30 जून का, लेकिन जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो 31 मई को कंप्लीट हो रही है, तो मुझे तो कंस्ट्रक्शन पीरियड तक ही जाना पड़ेगा इस केस में। तो 13% है मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो कितना बनेगा ये 1.95, ये है जी 1.95। इसको हम सम कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, कितना बनता है 6.987। ये जो है ना 6.987, इसे हमने क्या करना है, यहाँ पे जाकर लिख देना है, वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा, आ जाएगा जी 6.987, ये है हमारा रुपीस इन मिलियन में, ये मेरा है। अब इसमें से लेस करनी है हमने स्पेसिफिक बोरोइंग पे, जो इनकम हमने अर्न की है वो भी हमने क्या करनी है, लेस करनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाओ इस टेबल पे वापस है। साल शुरू हुआ, मेरे पास बैलेंस था 44.3 का, 2 महीने तक मैंने कोई रिपेमेंट नहीं की, तो 2 महीने तो मैंने यही बैलेंस इन्वेस्ट रखा, तो 44.3 पे हम क्या करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट इनकम निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम देखिए जी, ओपनिंग बैलेंस मेरा है था 44.3, बैलेंस चेंज नहीं हुआ, मतलब ये अमाउंट इन्वेस्ट रही, कोई रीपेमेंट नहीं की, 8% पे मुझे इनकम मिल रही है, और 2 महीने की इनकम है, कितनी बनेगी 0.59। ठीक है जी, अब हमने क्या कर दी, हमने अब यहाँ पे रीपेमेंट कर दी। अब रीपेमेंट करने के बाद जो मेरा बैलेंस है वो कितना बच रहा है, वो है 3475 मिलियन। तो 3475 मिलियन मेरा यहाँ बैलेंस बचता है। अब अगली पेमेंट मैंने कब की होगी जरा मुझे वो भी देखनी है। अगली पेमेंट मैंने 31 मार्च को की है 65 मिलियन की, इसका मतलब सॉरी मार्च को नहीं, जनवरी को की है, 31 जनवरी को अगली पेमेंट कर रहा हूँ। 31 जनवरी 2011 को पेमेंट की गई है 65 मिलियन की, इसका मतलब 65 मिलियन की पेमेंट की गई, तो ये तो हमारी स्पेसिफिक बोरिंग सारी की सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। यहाँ पे मेरे पास बैलेंस में जो था 34.75 मिलियन का, वो सारा का सारा मैंने यहाँ से पे कर दिया होगा, और जो रिमेनिंग होगा 65 माइनस 34.75 वो मैं यहाँ से कर दूंगा। तो 30.25 मैंने कहाँ से पे किया होगा, जनरल बोरिंग से पे किया होगा। इसका मतलब 31 जनवरी तक के फंड जो है मेरे पास इन्वेस्टेड रहे होंगे। जरा काउंट करो, हाँ सितंबर से लेके जनवरी तक कितनी हमने इनकम कमाई होगी, 34.75 के ऊपर 34.75 मल्टीप्लाई बाय 8%। सितंबर का पूरा महीना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीने बनते हैं, 5 महीने की कितनी इनकम होगी, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 34.75 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 1.158 बनती है इसकी इनकम, 1.158। इसको सम कर लेते हैं, 0.59 ये बनेगा 1.748। ये है जो टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम जो इसको स्पेसिफिक बोरिंग से हुई है। तो हम ये जाके यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 1.748, ये लेस हो गई। अब इसमें चूंकि जनरल बोरिंग इस्तेमाल हो रही है, हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग्स के ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट इसके ऊपर लिया है वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो भाई जनरल बोरिंग बड़ी ही आसान है, क्योंकि इस सवाल में अब उसके लिए रेलेवेंसी बड़ी इजी हो गई है।
कैपिटलाइजेशन रेट हमें निकालना नहीं है, हमने देखना है हमने पेमेंट कब की है, वो उस पेमेंट डेट से लेके हमें ईयर एंड तक के जाना पड़ेगा। तो पहली पेमेंट तो हमने की है 30.25 की 31 जनवरी को। तो हम निकालते हैं जी इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग, कि जनरल बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो देखें पहली पेमेंट जो हमारी हुई है वो हमने की है 34.75 की, ये हमने 31 जनवरी की, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कितने महीने बनते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 4 महीने क्या रहेगी ये आउटस्टैंडिंग रहेगी। और रेट क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई कैपिटलाइजेशन रेट नहीं है, एक ही हमने लोन लिया है, उसका रेट 14% है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस 14% पे ही हमें इसको लेके चलना पड़ेगा, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। तो 14% हमारे पास है, लेकिन 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 मेरे भाई फरवरी के महीने में तो काम सस्पेंड रहा, सस्पेंशन के दौरान अगर हम स्पेसिफिक बोरिंग कैपिटलाइज नहीं करते तो जनरल बोरिंग भी कैपिटलाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें वो जो सस्पेंशन वाला टाइम है वो निकालना पड़ेगा, 4/1 करना पड़ेगा और इसको 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताएं कितने बनते हैं जी, 1.058 ये आ गई पहली पेमेंट पे। दूसरी पेमेंट हमने कब की है? दूसरी पेमेंट पे की है हमने इसी ऊपर की है, और कोई पेमेंट है हमारी? सेकंड पेमेंट कौन सी की है, गेस करो, मैं बताता हूँ आपको। 28 फरवरी को हमने प्रिंसिपल भी पे करना है और उसके ऊपर जो लोन है उसकी भी इंटरेस्ट की भी रीपेमेंट करनी है। अब देखिए मेरे पास तो फंड है ही नहीं, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो मैं कहाँ पे लेके चलूंगा, तो कहाँ से पे करूंगा? साफ सीधी बात है, इसकी पेमेंट कहाँ से होगी? जनरल बोरिंग से होगी, तो वो वाली पेमेंट भी यहाँ से आएगी, ये इसमें पॉइंट ट्रिकी था। दूसरी पेमेंट जो हो रही है उसमें क्या क्या आ रहा है, एक प्रिंसिपल की रीपेमेंट आ रही है 5 मिलियन की, और एक आ रही है इसके ऊपर इंटरेस्ट की रीपेमेंट। अब इंटरेस्ट की रीपेमेंट देखिए मेरे पास आउटस्टैंडिंग 965 मिलियन का था, 13% इसके ऊपर रेट था, और 6 माह का मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। कितना बनेगा ये इंटरेस्ट? 4.225। ये सारी की सारी पेमेंट कहाँ से की गई है? 9.225 की पेमेंट कहाँ से की गई है? जनरल बोरिंग से ही की गई है। अब क्योंकि ये जनरल बोरिंग से जा रही है, इसका भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब ये 28 फरवरी को पेमेंट हुई है, तो ये मार्च, अप्रैल में 3 महीने का हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा 14% के ऊपर। कितना बनेगा ये? 0.322 इसको सम कर लो, 1.380 1.380 ये इंटरेस्ट हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पे लिख लो जी 1.380, इसका सम बताएं कितना बनता है? 6.619। ये जो है ये है हमारी borrowing cost to be capitalized for the year। ये है जी ईयर 2 में हमारी बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी। तो ये सवाल था 20 नंबर का जो FY2 में आया था।